नमस्कार दोस्तों। क्या हिंदुस्तान में सच में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में कहा है। तो मैं ध्रुव राठी से कहना चाहूंगा, थोड़ी संवेदना रखिए। अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए देश को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। सबसे पहले आप एक पोस्टर देखिए। इस पोस्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ दी डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और हम हर हिंदुस्तानी को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान ने टाइम मैगजीन में भी इस तरह का पोस्टर छापा था, पुरजोर विरोध किया था, उसी तरह से मैं ध्रुव राठी के वीडियो का भी पुरजोर विरोध करता हूं। आगे ध्रुव राठी जी कहते हैं कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि जो मुद्दे मैंने उठाए हैं वो सही हैं गलत। हाँ ध्रुव राठी जी, मैं सोचने को मजबूर हो गया। कैसे आपने कुछ मुद्दों को उठाकर देश को भटकाने की कोशिश की है, कैसे आपने कुछ मुद्दों को तोड़कर पेश करके लोगों को बांटने की कोशिश की है, कैसे आपने देश को बदनाम करने की कोशिश की। हाँ ध्रुव राठी जी, मैं सोचने मजबूर हो गया। कैसे आप एक यूट्यूबर की जगह पे नेता प्रतिपक्ष की भाषा बोल रहे थे। हाँ ध्रुव राठी जी, मैं सोचने को मजबूर हो गया। कैसे आपने मोदी सरकार की एक एक कमियां गिनाई हैं। क्यों आपने सरकार की एक भी उपलब्धियां नहीं गिनाई है? क्या मकसद था आपका? मैं सोचने को मजबूर हो गया ध्रुव राठी जी। आगे आप कुछ मोदी सपोर्टर का वीडियो दिखाकर पूछते हैं क्या आप इन लोगों में से एक है? श्रीमान जी, वो मोदी के सपोर्टर हैं, वो आम जनता है जो अपनी भावना व्यक्त कर रही थी। आपने उन लोगों को वीडियो दिखाकर उन लोगों का मजाक उड़ाया है। आपने मजाक उड़ाया डेमोक्रेसी का, आपने मजाक उड़ाया उन गरीब लोगों का जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। आप इतने भावहीन कैसे हो सकते हैं? सोचिएगा और बताइएगा। आगे आप कहते हैं कि देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, अपोजिशन लीडर को जेल भेजा जा रहा है। तो श्रीमान जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जेल भेजना कोर्ट का काम होता है, सरकार का नहीं। आगे आप वीडियो में कहते हैं अपोजिशन लीडर को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा, अपोजिशन का गला घोटा जा रहा है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपोजिशन लीडर को जेल भेजा जा रहा है। तो श्रीमान जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोर्ट डिसाइड करता है कौन जेल जाएगा और कौन नहीं। सरकार नहीं डिसाइड करती है और कोर्ट जो फैसला लेता है वो संविधान के दायरे में रखकर फैसला लेता है। आगे आप वीडियो में डेमोक्रेसी पे बहुत बड़ा लेक्चर देते हैं तो और बोलते हैं डेमोक्रेसी का कैसा गला घोटा जा रहा है। तो शायद आप भूल गए, डेमोक्रेसी गला एक और सरकार ने घोटा था। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक सरकार ने घोटा था जिसमें अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया गया था, आम जनता से सारे अधिकार छीन लिए गए थे और मीडिया हाउसेस की लाइट तक काट दी गई थी। आपने अपनी वीडियो में उस घटना का भी जिक्र नहीं किया। क्यों भाई, क्या मजबूरी है आपकी ऐसी? आगे वीडियो में आप डेमोक्रेसी फिर से नया लेक्चर देते हैं। इस बार आपने सारी हदें तोड़ दी। इस बार आपने इंडिया की डेमोक्रेसी की तुलना नॉर्थ कोरिया से कर दी। वाह वाह साहब वाह। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान में हर 5 साल में एक चुनाव होता है जिसमें देश की जनता अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करके अपना नेता चुनती है। उसको राइट है, जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहे वो दे सकती है, उस पर कोई दबाव नहीं है। आपने इस चुनाव की तुलना नॉर्थ कोरिया के चुनाव से कर दी। आप बोल रहे डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। चुनाव आयोग पे आपने सवालिया निशान लगा दिया, जो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। अभी हाल में पंजाब और दिल्ली के चुनाव का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक पंजाब और दिल्ली का चुनाव एक बेस्ट एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी का और चुनाव आयोग की योग्यता का। एक चुनाव आयोग बेईमान होता तो पंजाब और दिल्ली में आम आदमी की सरकार कैसे बनती, यहां पे बीजेपी का सुपड़ा साहब कैसे होता? सोचिएगा और बताइएगा। आपने आगे वीडियो में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का भी मुद्दा उठाया कि कैसे वहां पे करप्शन हुआ, कैसे वहां पे फ्रॉड हुआ। आपने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ मेयर चुनाव एक डेमोक्रेसी का बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है। ये डेमोक्रेसी की पावर थी कि उस कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये डेमोक्रेसी की पावर थी कि वो फ्रॉड करने वाला पकड़ा गया, वो ऑफिसर फ्रॉड करने वाला पकड़ा गया। ये डेमोक्रेसी की पावर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इलेक्शन का रिजल्ट पलट दिया। तो श्रीमान जी, ये डेमोक्रेसी की पावर है। आप आगे वीडियो में इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए दिखते हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए प्रशांत किशोर का उदाहरण देते हैं कि प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा। कौन है ये प्रशांत किशोर? कौन है ये प्रशांत किशोर? क्या है इनकी क्रेडिबिलिटी? ये सुप्रीम कोर्ट है,
चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड है, कौन है ये? कभी ये नीतीश के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी किसी के साथ होते हैं। ये एक मोटी रकम लेके उन पार्टियों के लिए काम करते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बट आपने उसके उनके स्टेटमेंट को अपने फायदे के लिए एक ऐसे यूज किया कि प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो श्रीमान जी फैक्ट को चेक करें, प्रशांत किशोर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वीडियो फिर से इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते दिखते हैं, जिसमें कहते हैं कैसे इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को 7 बार क्लीन चिट दी। उस पैनल में 7 पैनलिस्ट थे, 6 पैनलिस्ट क्लीन चिट देने के पक्ष में थे, 1 पैनलिस्ट विपक्ष में था। तो भाई साहब मुझे एक बात समझाइए, जो क्लीन चिट ना देने के पक्ष में जो 1 पैनलिस्ट था, वो उन्हीं को सारा कानून की जानकारी थी, बाकी के 6 लोग थे उनको कानून को जानकारी नहीं थी। आप क्या कहना चाहते हो? कैसे आप फैक्ट को तोड़ मोड़ के पेश करते हो, लोगों को कैसे गुमराह। आगे आप वीडियो में चर्चा करते हो कि कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। तो श्रीमान जी मैं फिर से एक बार आप इस बात को दोहराना चाहता हूं कि किसी को जेल में डालने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, कोर्ट के पास होता है। और जो भी विपक्षी नेताओं का आपने नाम लिया वो सब जेल में है, क्योंकि कोर्ट ने उनको जेल भेजा है, सरकार ने नहीं। वो लोअर कोर्ट से लेकर, सेशन कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनको जमानत नहीं दी, क्योंकि वो अब खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। तो कुछ तो दाल में काला है ना, इसलिए जेल में है। वो नेता पक्ष हो या विपक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने फैसला बना दिया, कोर्ट के फैसले को तो सम्मान रखिए श्रीमान जी। ध्रुव राठी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में आपके फेवर में फैसला दिया तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब आपके अपोजिशन लीडर को जेल भेजा तो आप कहते हो कि अपोजिशन लीडर को जेल भेजा जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने का इनकार कर देते हो। ऐसा क्यों भाई, क्यों भाई, जवाब देना मुझे। ध्रुव राठी साहब, आपने आगे चलकर केजरीवाल साहब का जिक्र किया, दिल्ली सरकार का जिक्र किया, आपने दिखाया, आपने एक वीडियो दिखाया जिसमें केजरीवाल जी बोलते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं कर रही है, उनके मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग नहीं हो पा रही, उनके मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, केंद्र सरकार आम लोगों को मारना चाहती है। तो श्रीमान जी ये रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, कैसे एक आदमी के नाम से हजारों टेस्टिंग हुई, कैसे एक ही मोबाइल नंबर का हजारों टेस्टिंग यूज हुआ, ये करोड़ों का घोटाला हुआ, कैसे हुआ, इसका आपने जिक्र कहीं नहीं किया अपने वीडियो में। क्यों भाई, ये भी एक फैक्ट था, इस फैक्ट को भी आपने अपने हिसाब से तोड़कर पेश किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप आगे कहते हैं कि आप आगे एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देखकर लग रहा होगा कि मुझे किसी विपक्ष की पार्टी ने स्पॉन्सर किया होगा। भाई आपको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे यूपी में कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, बाकी ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आगे आप मुद्दा उठाते हैं कि मीडिया 24/7 मोदी सरकार के कामों की तारीफ करती रहती है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा। तो श्रीमान जी फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि शायद आप कोई दूसरी मीडिया देख रहे हैं। हिंदुस्तान की मीडिया हर मुद्दे को कवर कर रही है, चाहे वो मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा हो। हमने देखा है कि हिंदुस्तान की मीडिया ने भारत जोड़ो यात्रा को भी कवर किया, हमने देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने किसान आंदोलन को भी कवर किया, हमने देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने राम मंदिर को भी कवर किया, हमने देखा हिंदुस्तान की मीडिया ने असम हिंसा को भी कवर किया, हमने देखा हिंदुस्तान मीडिया ने पुलवामा अटैक को भी कवर किया, हमने देखा हिंदुस्तान मीडिया ने चंडीगढ़ में इलेक्शन को कवर किया। तो हिंदुस्तान की मीडिया हर टॉपिक कवर कर रही है। हम हर रोज देखते हैं कि नेता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों एक साथ बैठते हैं, दोनों अपनी बात रखते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लेकिन दोनों की आवाज को दिखाया जा रहा है, मीडिया की आवाज को दबाया नहीं जा रहा। और मीडिया वही दिखाती है जो देखती है। कर आगे वीडियो में आप डेमोक्रेसी की परिभाषा समझाते हैं कि मेजॉरिटी इज नॉट ए डेमोक्रेसी। आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक कार में 5 लोग बैठे हैं जिसमें कहा ठटेक है, 3 लोग चाहते हैं कि आवाज को बढ़ाया जाए, 2 लोग बोलते हैं आवाज को ना बढ़ाया जाए, तो मेजॉरिटी से आवाज को बढ़ा दी जाती है। तो श्रीमान जी उसे मेजॉरिटी नहीं कहते, उसे लोगों में कॉमन सेंस की कमी कहते हैं। मेजॉरिटी और कॉमन सेंस कमी और डिफरेंस है श्रीमान जी, थोड़ा सा अंतर समझ। एक घटिया एग्जाम्पल था, आपने इस मुद्दे को भी एक मेजॉरिटी की परिभाषा को समझाने के लिए एक सबसे घटिया एग्जाम्पल दिया, और आपने लोगों को मेजॉरिटी की परिभाषा समझाने के लिए की बजाय गुमराह करने की कोशिश की। आगे आप प्रोटेस्ट पे ज्ञान देते हैं, बोलते हैं सरकार लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है, किसानों की पीसफुल प्रोटेस्ट को सरकार द्वारा नुकीली कीलों और
और बुलेट रबड़ की बुलेट गोलियों से स्वागत किया गया। तो श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसानों के आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद एक किसान के बैठा हूं, तो मैं किसानों के फुल तरह सपोर्ट में खड़ा हूं। लेकिन जिस तरह किसान अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, उनको दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करना है, वो प्रोटेस्ट नहीं कुछ और है। आपको प्रोटेस्ट करना है, आप करिए, लेकिन आपको दिल्ली जाने की जिद क्यों है? आप प्रोटेस्ट की आड़ में आम जनता को परेशान नहीं कर सकते हैं। आप प्रोटेस्ट की आड़ में रोड पे जाम नहीं लगा सकते। आप प्रोटेस्ट की आड़ में एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोक सकते। आप इतने अति संवेदनशील मुद्दों को भी आपने इतनी संवेदनशील मुद्दों का भी राजनीतिकरण कर दिया और उसको अपने हिसाब से प्रस्तुत किया। और अंत में श्रीमान राठी साहब, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का राज है और देश संविधान से चलता है। तो थोड़ी सी संवेदना रखिए, आपसे आग्रह करता हूं, थोड़ी सी संवेदना रखिए और देश को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। धन्यवाद।